की ग्लूमी पिक्चर पेश की, जो कि उनकी बात सही थी कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है, वैमनस्य, आपसी वैमनस्य समाज में बढ़ रहा है, अंधविश्वास बढ़ रहे हैं और उनका विज्ञान क्या हल निकाल सकता है। तो आज की मीटिंग उसी के लिए है। आज की मीटिंग जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए है, वो विज्ञान का काम नहीं है, वो हम लोगों की मानसिकता, उन्होंने मानसिकता शब्द यूज किया, वो मानसिकता बदलेगी कैसे? वो मानसिकता अंधविश्वासों से नहीं बदलेगी, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदलेगी। और विश्वास कीजिए, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, ये अंधेरा हमेशा नहीं रहने वाला है, इसका भी उजाला आएगा। सबसे पहले जो एक साथी ने सवाल पूछा था कि भारत विश्व गुरु हो गया है, वाकई में हो गया है, हर जगह हमारी मजाक उड़ने लगी है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पिछले करीब 20 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके साथ जो राज्याध्यक्ष या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होते थे उनकी मीटिंग्स करने का। हमारा जनरली जब जूनियर थे तब तक टॉकिंग पॉइंट्स बनाते थे कि क्या बात करनी है, उन्होंने ये जवाब दिया तो उस पर क्या करना है, तो फाइल बना के देते थे। जब सीनियर हो गए तो मिनट्स भी लेने लगे, जब एम्बेसडर हो गए तो साथ में बैठने भी लगे, चाहे वो मिनिस्ट्री में रहे हो हम या एम्बेसडर अब्रॉड रहे हो। मैंने एक चीज देखी, नरसिम्हा राव, मेरा पहला एक्सपीरियंस, जब वो बात करते थे तो बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। मीटिंग के लिए आधा घंटा दिया जाता था, 1 घंटे से पहले पीछा नहीं छूटता था और बार बार हमें पर्ची भेजनी पड़ती थी कि साहब खत्म कीजिए, क्योंकि वो कई लैंग्वेजेस जानते थे, अच्छी तरह बात कर लेते थे। दूसरे लोग उनसे सीखना चाहते थे, खासतौर पर विकासशील देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे या प्रधानमंत्री थे उनसे कुछ सीखना चाहते थे। उसके बाद वाजपेयी जी, देवगौड़ा के साथ तो टाइम नहीं मिला, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। अपने गुजराल साहब इंटेलेक्चुअल आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, 10 मिनट की मीटिंग होती थी, आधा घंटा खींचते थे और तब भी पीछा नहीं छूटता था। इतनी सीरियस बातें होती थी, हमें भी समझ में नहीं आती थी, बाद में पूछना पड़ता था। इंटरनेट तो उन दिनों होता नहीं था कि रेफर कर लेते। वाजपेयी जी संक्षिप्त बोलते थे लेकिन अकल की बात बोलते थे, बहुत अच्छा करते थे, मुश्किल होता था उनकी भी मिनट्स बनाना। मनमोहन सिंह के जमाने में तो ये हालत हो गई थी कि साहब 30 मिनट यदि 1-to-1 मीटिंग होनी है तो घंटा 1.5 घंटा तो खींचेगा ही, क्योंकि दूसरा जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे पूछेगा कि हमें IMF के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी के लिए क्या करना चाहिए, हम कैसे अपना लिबरलाइजेशन करेंगे। यदि विकसित देश का राष्ट्राध्यक्ष है तो वो इंडिया की ओपिनियन पूछेगा या नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में पूछेगा। उसके बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हिंदी में लिखे हुए एक कागज पे 4-5 पॉइंट होते हैं, वो भी मुश्किल से बोलते हैं, वो इंटरप्रीटर चला देती है। ना तो उस राष्ट्राध्यक्ष को पता है कि ये क्या करे, ना इन्हें पता वो क्या कह रहा है। 10 मिनट की मीटिंग 9 मिनट में खत्म होती है और सबको पता लग गया भाई इससे बात करना तो बेकार है, इसलिए इसे गार्डन में घुमा दो। आजकल मीटिंग का होती है, गार्डन में घूमते हैं लोग। आजकल मीटिंग का होती है, झूले पे झूला झूल दो या चाय पिला दो, तो सबको पता लग गया भाई इवेंट मैनेजमेंट है, फोटो चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। हम विश्व गुरु नहीं बने हैं, हमारी मजाक उड़ रही है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं अभी भी 1-2 देश घूम के आया, वहां पे मैंने लोगों से पूछा तो सब हंसते हैं, कहते भाई ठीक है हमें तो माल बेचना है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। इंडिया इज सच ए बिग मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है, कौन खोएगा उस मार्केट को भाई। आप किसी दुकान पे महंगा सूट खरीदने गए हो, उसे 4 गाली दे दो, वो तो सुन लेगा, उसे 35% का कमीशन भी तो मिलेगा कलर प्लस से या लुई फिलिप से या जिसका भी आप खरीद रहे हो। तो ये सब धंधे का है मसला, कोई विश्व गुरु वगैरह नहीं, सबको पता है कि औकात क्या है। तो इसलिए ये सोचना, यदि आप $100 मिलियन की चीज $500 मिलियन में खरीदोगे तो भैया मैं भी विश्व गुरु मान लूंगा किसी को, मुझे भी कोई दे दे। एक और सवाल था, वो भी भगवान के बारे में था। हमें किसी के भगवान से कोई दुश्मनी नहीं है भैया, मैं पहले कह चुका। भगवान और आस्था, जिसकी आस्था या जिसका भगवान समाज का कोई नुकसान नहीं करता है तो भाई कोई बात नहीं, आप गलतफहमी में रहो,
हमें यदि फायदा है, पूजा, मेरी माँ की बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, हफ्ते में 2 व्रत रखती थी। मुझे मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे खाना टाइम पे मिलता था, मुझे प्यार करती थी, उसे पता था नास्तिक है ना, मैंने उनसे झगड़ा किया, उन्हें मैं बदल नहीं सकता था इस उम्र में, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा। तो हमें कोई दुश्मनी नहीं है भगवान के मानने वालों से, पूजा पाठ से करें। लेकिन वही मेरी माँ जब सांप्रदायिक दंगे होते थे, खड़ी हो जाती थी हमारे दूध वाले के डेयरी के सामने कि किसी की हिम्मत है तो पहले मुझे मारना। तो ये यदि ये कर रहा है आस्था वाला व्यक्ति, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज वहां है जब आपकी आस्था, जब आपका भगवान आपसे अटैक कराता है या वैमनस्य से फैलाता है, उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डी रघुनंदन जी से कि वो आए और सवाल जवाब के ऊपर अपना कुछ जवाब, सवालों के ऊपर अपने जवाब। डी रघुनंदन जी। मैं ये कोशिश करूंगा कि 3-4 सवाल अगर आसपास के इश्यू से जुड़े हों तो मैं इकट्ठे उनका जवाब दूं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने नोट किए हैं तकरीबन 12-13 सवाल, तो मैं हर एक को अलग अलग तो नहीं दूंगा, इकट्ठे करके दूंगा। सुरेंद्र भाई ने 2 बातें रखी थी हमारे सामने कि, और एक और साथी थे जिन्होंने जिक्र किया था आदिवासी लोगों का। दोनों का एक तरफ इशारा ये है कि पारंपरिक जानकारी जो है उसको हम सब इकट्ठे मिलके उसको नकार नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है, ना मैंने कहा वो नकारा जा सकता है। 2 बातें मैं जन विज्ञान आंदोलन के बारे में कह रहा हूँ। हमने जो है तकरीबन 6 साल पहले 8-9 पुस्तिकाएं निकाली थी, जिसमें से 2 पुस्तिकाएं जो थी वो भारत के प्राचीन विज्ञान और ज्ञान के बारे में, और उसमें बड़े गौर से विज्ञान और तकनीक जो पुराने ज़माने के थे उनको डॉक्यूमेंट किया कि कौन से ऐसे ज्ञान थे जो आधुनिक ज्ञान थे उस काल में, जो आधुनिक थे और दुनिया के जो ज्ञान थे उससे आगे बढ़ते थे। पर हमने ये भी उसमें देखा कि इसकी सीमाएं क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ये आगे बढ़ के आधुनिक विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाए, उसको भी हमने एनालाइज किया। और इसमें काफ़ी विस्तार से वो पुस्तक है, और अभी हाल में भी हमने कुछ और निकालने की कोशिश की है। तो हम जन विज्ञान आंदोलन बिल्कुल मानता है कि मानव जाति में जो विज्ञान जिसे हम आज कह रहे हैं, प्राचीन काल में इसको ज्ञान ही कहते थे। विज्ञान की टर्मिनोलॉजी केवल 200-250 साल पुराना है, तो वो ज्ञान ही था। पर ज्ञान को विज्ञान में तब्दील होने में 2 चीजें चाहिए थी। एक तो उसका सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करना, दूसरा कि उसमें एक अनुमान लगा के एक फॉर्मूला के रूप में बताना कि अगर आप ये करोगे तो ये नतीजा होगा, एंड दिस इज वैलिड। मतलब कि ये सदियों के लिए ये ज्ञान को लेके विज्ञान में तब्दील करता है। तो हम ना पारंपरिक ज्ञान के खिलाफ बोलते हैं, ना उसके विरोध। जहाँ आदिवासी क्षेत्र के बारे में बात थी, एक बड़ी दिलचस्प उदाहरण मेरे दिमाग में है और कई बार मैं उसको दोहराता हूँ। वो ये है कि इन्होंने जिक्र किया था बस्तर का, और बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में मैंने भी काफी काम किया है। वहाँ के आदिवासी जो सभ्यता है, वहाँ पे मानते हैं कि बच्चे को माँ का पहला दूध तुरंत पिलाना चाहिए। बाकी अगर आप हिंदुस्तान में जाएंगे वो कहेंगे नहीं, सबसे पहले जो है वो दूध निकलता है, वो खराब दूध निकलता है, उसको नहीं देना। और जो विज्ञान कहता है कि पिलाना चाहिए, तो यहाँ तो देखने को मिलता है कि आदिवासी क्षेत्र में जो ज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाता है। और वो एक कदम आगे, वो कहते हैं गाय का दूध
बछड़े के लिए होता है, इंसान के लिए नहीं होता। तो उससे जो है वो उस दूध को बचा के रखते हैं। तो ना मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि आदिवासी ज्ञान पुराना है, अवैज्ञानिक है, कुछ नहीं। ये आधुनिकता की बात नहीं है, ये केवल है कि विज्ञान के कुछ गुण होते हैं, उस गुण के साथ उनका मेल होना, किस हद तक वो उन गुणों को वो आगे रख पाता है, उसकी बात है केवल, और कोई बात नहीं है प्राचीन ज्ञान और आज के ज्ञान के ज्ञान। एक और उदाहरण दिया था सुरेंद्र ने कि हमारे यहाँ सभ्यता जो है मिली जुली सभ्यता, यहाँ उत्तर भारत में कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे वहाँ पे अलग किस्म से उसको जानते हैं। अब दक्षिण भारत में तो अब आज के दिन ये छेड़ रहे हैं, विवाद छेड़ रहे हैं एक दूसरे कौम को लेके। पहले कभी नहीं होता था, एक गली में सब इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे उठते बैठते थे, एक भाषा में बात करते थे। जो उदाहरण उन्होंने दिया, सबसे एक बड़ा मंदिर है तमिलनाडु में, वहाँ पे पहाड़ को चढ़ने से पहले एक मंदिर है नीचे, जो उस 600-700 साल पुराना जो नवाब था उनकी बीवी जो है उसके लिए एक मंदिर बना हुआ, और जितने भक्त ऊपर जाते हैं सबसे पहले उस मंदिर में मत्था टेक के फिर ऊपर जाते हैं। तिरुपति के मंदिर में जहाँ बड़ी हुंडी होती है जिसके अंदर लोग पैसा डालते हैं, वहाँ पे अगर आपको हाथ में कुछ हो गया, छाती में कुछ हो गया, तो ये छाती घुटना वगैरह के चांदी के छोटे छोटे पुर्जे बनते हैं, जो लोग पूजा के तौर पे वो हुंडी के अंदर डालते हैं, और इसको बनाने वाले सब मुसलमान कारीगर हैं। तो ये जो सभ्यता है हमारी, इसी को तो तोड़ने में लगे हैं कि जो मिली जुली जो आपकी सरकार है उसको तोड़ो। अब मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां पे 3 कौम थे, मिले जुले सब इकट्ठे बैठे हुए थे, अब आपने 2 साल के अंदर उसको जो है तोड़ के अब ऐसा इन्होंने कर दिया। कल वहां पे ऑर्डर निकाला सरकार ने कि मणिपुर के अफसर, सरकारी अफसर, एक कौम के जो है वो केवल उस कौम के इलाके में काम करेंगे, दूसरे कौम के जो है वो केवल दूसरे इलाके। तो बंटवारा तो पूरा ही हो गया ना, इसको देखिए उम्मीद ही नहीं रहेगी क्योंकि वो आसपास में काम ही नहीं कर सकते। तो हमारी जो कोशिश है जन विज्ञान आंदोलन की, जो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, साथ साथ हम इस बात को भी करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे संविधान का एक हिस्सा है, और हम ये भी मानते हैं कि हमारे संविधान की जो संकल्पना है भारत का, वो संकल्पना जो है उसको बरकरार रखना चाहिए, नहीं तो हमारे देश की विविधता, उसकी बहुलवाद वो नहीं रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा तो मानना यह है कि देश भी नहीं रहेगा हमारा। तो उसको बचा के रखना न केवल देश का एक मसला है, हम तो मानते हैं बिना उसके आप विज्ञान भी नहीं पनप सकता। जो मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि विज्ञान के लिए बहुलता, प्लूरलिज्म बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो विज्ञान आगे नहीं बनेगा। ये हम बात को आगे ले जाके जनता के सामने रखते हैं। कई सवाल आए थे धर्म को लेकर, अशोक भाई ने सामने कुछ बातें रखी, मैं 2 बातें और रखूंगा कुछ उदाहरण देते हुए। मेरा मानना यह है कि धर्म और विज्ञान 2 अलग अलग डब्बे में रखे जा सकते हैं, एक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। अगर मैं किसी ने कहा था कि भगवान जो है वो एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत। जो अवैज्ञानिक चीज है, खुद ही अगर आप धार्मिक लोगों से पूछेंगे वो कहेंगे मेरा धर्म है, विज्ञान एक तरफ है। विज्ञान से अगर पूछोगे वो कहेगा भाई आपने भगवान को देखा है, उसकी तस्वीर देखी है। तो धार्मिक आदमी कहेगा भैया भगवान वही तो चीज है जो ना दिखता है, ना तस्वीर ले जा सकता है, ना आप सुन सकते हो। तो ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, एक दूसरे के साथ वो
ब्रेड भी खाते। मैं एक इसका उदाहरण देता हूँ। मैं दक्षिण भारत से हूँ। मेरी यहाँ पे एक चाची हैं, बहुत साईं बाबा पे विश्वास करती है, जो बड़े बाल वाले साईं बाबा हैं। और वहाँ पे बड़े बाल वाले साईं बाबा को जो लोग पूछते हैं, तस्वीर लगाते हैं उसका, तो वो कहते हैं इससे अपने आप सुबह जो है कुमकुम और विभूति गिरता है और उसको लेके हम माथे पे चढ़ाते हैं। ये सब वो मानते हैं। तो मैंने चाची के यहाँ कुछ देर छुट्टी के लिए गया था, तो मैंने कहा कि आज मैं रात भर इस तस्वीर के सामने बैठता हूँ और देखते हैं कि वो विभूति और कुमकुम आता है या नहीं। तो मैं रात भर बैठा, ना कुमकुम आया ना विभूति आया। तो मैं सुबह उठा, चाची उठ के आए नीचे और कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी कुछ नहीं आया, देखो तस्वीर के सामने। तो कहती है अरे भाई तेरा जैसा नास्तिक सामने बैठा तो वो क्यों आया? तो विश्वास और तो आस्था एक ऐसा चीज है जो आप विज्ञान को लेके आप ना साबित कर सकते हो ना नकार सकते हो, और आस्था एक ऐसी चीज है जो आप विज्ञान को ना उसको साबित कर सकते हो ना नकार सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों अलग अलग दुनिया के चीज है। मुझे आपत्ति है अगर धर्म को किसी न किसी और प्रकार से एक रूप देके उसको वैज्ञानिक दिखाया जाए। ये मेरे ख्याल से कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, इसको अलग रखें तो बेहतर है। एक सवाल था कि हम विज्ञान को जनहित के काम में लाएं। ये बिल्कुल सही है। जन विज्ञान आंदोलन का मकसद ही ये है कि विज्ञान को जनहित में लाया जाए। इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि देखिए हम ये सोचते हैं कि विज्ञान कहीं ऊपर से एक देन हमें मिल गया। विज्ञान हमारे समाज के अंदर से ही निकलता है। विज्ञान का रूप, तकनीक का रूप वो समाज ही देता है। सामाजिक लोग ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार का विज्ञान, इस प्रकार की तकनीक, तो सामाजिक सवाल भी विज्ञान का हिस्सा है। हम जब शब्द विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब विज्ञान के हिस्से हैं। उसमें भी वैज्ञानिक चेतना की बात आती है। और जो मैं उदाहरण दे रहा था, आज के दिन हमारे समाज में विज्ञान भी और समाज शास्त्र भी, दोनों के प्रति जो अटैक आ रहा है वो दोनों समान। जो आंकड़े दबाए जा रहे हैं वो दोनों में, विज्ञान में भी दबाया जा रहा है और सामाजिक तौर पे भी दबाया जा रहा है। और दोनों को हमें विज्ञान का बल लेते हुए उसको विरोध करना चाहिए। मेरे ख्याल से आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से हो गए जितने सवाल थे। जनरल क्वेश्चन है, अगर आपको दीदी मैं बोलिए। माइक सर, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। बस चले। हाँ लेकिन